साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनगणना 2011 मतलब भारत की जनगणना 2011 के बारे में बात करेंगे। चूँकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, मुख्यतः आपकी यूपी पीसीएस की और जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है, इसमें आपको जनगणना से कम 3 से 4 प्रश्न और कई बार इनकी संख्या 10 तक पहुंच जाती है। तो ये आपका जनगणना पोर्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। कई बार इससे प्रश्न कम आते हैं, कई बार इससे प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। तो एग्जाम से पहले आपको जनगणना भारत की और उत्तर प्रदेश की इसे रिवाइज कर लेना चाहिए। तो आज के दिन हम लोग जो है इसमें भारत की जनगणना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जनगणना को। तो पहले जनगणना के थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, इसके इतिहास को समझ लेते हैं, फिर भारत जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आएंगे। तो देखिए, भारत में जनगणना का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। प्राचीन काल में जनगणना होने का संदर्भ कौटिल्य और प्लूटोमी द्वारा रचित ग्रंथों में विस्तार से उपलब्ध है। मुगल काल में जनगणना का उल्लेख जो है अबुल फजल कृत आईने अकबरी में भी प्राप्त होता है। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी। लेकिन जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। जनगणना संबंधित दायित्व पूर्णतः केंद्र के पास है, अर्थात केवल केंद्र सरकार ही जनगणना कराने का कार्य कर सकती है। जनगणना की कार्य प्रणाली जो है निर्धारित करने और इसको समुचित प्रकार से संपादित कराने हेतु जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया है। इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। अब सेंसस या जनगणना होती क्या थी कि जनगणना एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की सांख्यिकी प्रक्रिया है। वर्ष 2011 में 1872 से लॉर्ड मेयो के समय से देखें तो 1872 से लगातार 15वीं और स्वतंत्र भारत की लगातार 7वीं जनगणना है। इसका थीम या जो नारा रहा है वो क्या रहा है 2011 की जनगणना का? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिएगा, पूछा गया है इस प्रश्न। या इंग्लिश में कहें तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब चलिए महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या रही है वो कितनी रही है? ये आपकी 1 अरब 21 करोड़ 5 लाख 69,573। इसमें से ग्रामीण जनसंख्या जो रही है वो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या कितनी है 31.2%। मतलब कुल जनसंख्या का भारत की आबादी का 68.8% ग्रामीण हिस्सा है और 31.2% हिस्सा जो है वो शहरी है। इसमें यदि महिला पुरुष को देखें तो इस पूरी जनसंख्या का महिला का परसेंटेज 48.53% है और पुरुष का 51.47% है। लगभग 3% का डिफरेंस है। 10 की वृद्धि की बात करें तो 2001 से 2011 के मध्य में जो 10 की वृद्धि होती है वो 17.7%। कितना है? 17.7%। इसमें ग्रामीण 10 की वृद्धि जो है वो 12.3% है और शहरी 10 की वृद्धि दर वो 31.8% है। अब लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना रहा है भारत का? 943 943 और 2001 में ये कितनी थी? 933 933 से 943 मतलब 10 की बढ़त हुई है। ग्रामीण स्तर पर लिंगानुपात 949 और शहरी स्तर पर लिंगानुपात 929 रही है। अब 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या भी कई बार पूछा गया है कि कितनी है, तो ये 2011 के सेंसस के अनुसार 13.6% रही है। और वहीं शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 रही है। 919 2001 में कितनी थी? 927 थी। 927 से 919 होती है, मतलब गिरावट दर्ज की गई। कितनी गिरावट? 8 अंकों की गिरावट दर्ज की गई शिशु लिंगानुपात में। ग्रामीण स्तर पर शिशु लिंगानुपात कितना रहा है? 923 रहा है और शहरी स्तर पर आपका कितना रहा है? 905 रहा है। अब साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो साक्षरता के जो आंकड़े हैं वो 73% है। भारत की साक्षरता कितनी रही है? 73% रही है। और इसमें पुरुष की साक्षरता दर जो रही है वो 80.9% और वहीं महिला की 64.6%। 80.9 और यहाँ पे 64.6% रही है। और ग्रामीण स्तर पर जो साक्षरता है वो 67.8%, 67.8% और शहरी स्तर पर 84.1% रही है, 84.1% रही है। और वहीं यदि आप 2001 के आंकड़ों को देखेंगे तो यहाँ पर साक्षरता दर कितनी थी? टोटल साक्षरता जो थी, साक्षरता दर वो 64.8% थी और 2011 में 73%।
तो इस प्रकार से आप देखें तो 64.8 से 73% हुई, मतलब 8.2% की बढ़ोतरी हुई है साक्षरता दर में। वहीं अनुसूचित जाति कितने हैं? भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति कितने? 16.6% है। और अनुसूचित जनजाति कितने हैं? तो ये 8.6 हैं। तो ध्यान रखिएगा 16.6, 8.6। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों की, जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे आपका राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है और चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्यों में। तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? गोवा का है। उससे बड़ा सिक्किम है, उससे बड़ा त्रिपुरा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। वो है लक्षद्वीप, 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जनसंख्या की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल आता है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में नंबर 1 पर आपका सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में। उससे ज़्यादा मिजोरम में, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, उससे ज़्यादा गोवा में और उससे ज़्यादा नागालैंड। ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम कहाँ पे है? सिक्किम में। संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? दिल्ली में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। दशकीय वृद्धि की बात कर लेते हैं। 2001 से 2011 में तो 17.7% रहा है। और इसमें ग्रामीण दशकीय वृद्धि जो रही है वो 12.3 और शहरी 31.8% रही है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दशकीय वृद्धि के आंकड़ों को 1951 से 61 में जो आपके जनगणना होती है, यहाँ से लेकर के 2001 से 2011 के बीच जो 10 की वृद्धि दर रही है उसकी बात करते हैं, मतलब आज़ादी के बाद से। तो आप देखें 1951 से 61 के बीच में जो 10 की वृद्धि रही 21.6 रही है। फिर 61 से 71 की जो जनगणना होती है, मतलब जो टाइम पीरियड था, इसमें जो 10 की वृद्धि है सर्वाधिक रही है जनसंख्या आपके आज़ादी के बाद 24.8। ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ कब रही है? 1961 से 1971 के मध्य में जो 10 की वृद्धि रही वो सर्वाधिक रही 24.8, 24.8 रही है। अब इसके बाद देखेंगे आप ग्राफ में तो गिरावट होती है, लगातार गिरावट हो रही है। तो 71-81 में 24.7, 81 से 91 में 23.9 और फिर 91 से 2001 तक 21.5 और फिर 2001 से लेकर के 2011 तक 2001 से 2011 में 17.7। तो ये कई बार मिलान करने के लिए पूछे गए हैं ये आंकड़े, तो ये आंकड़े आप जरूर याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है 1961-71 में रहती है और उसके बाद लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों के बारे में बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि आपका मेघालय में रहा है, जबकि 2001 में जब आप देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि जो है आपकी नागालैंड में थी। ठीक है, दशकीय वृद्धि। अब 2011 में मेघालय में 27.9%। इसके बाद इससे कम सर्वाधिक आपका मेघालय में और इधर अब कम होता जाएगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार और फिर जम्मू कश्मीर और फिर मिजोरम आता है। न्यूनतम में देखेंगे तो नागालैंड सबसे कम 10 की वृद्धि जो है यहाँ पे नागालैंड में निगेटिव रही है, नकारात्मक रही है, -0.6, जबकि 2001 में यहाँ पे सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर थी। अब इससे अधिक केरल में, इधर आप जाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो नागालैंड सबसे कम, इससे अधिक केरल, इससे ज़्यादा केरल ज़्यादा गोवा में, गोवा ज़्यादा आंध्र प्रदेश ज़्यादा सिक्किम में। संघ शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दादरा नगर हवेली में 55.9% और मिनिमम लक्षद्वीप में 6.3%। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों सब में मिला करके सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी रही है, तो ध्यान रखिएगा तब आपका मेघालय नहीं आएगा, तब आपका दादरा नगर हवेली आएगा। 55.9% है यहाँ पर, और जबकि मेघालय में 27.9% है। आगे चलते हैं, जनघनत्व की बात कर लेते हैं। तो जनघनत्व 2011 में कितना रहा है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 की तुलना में, 2001 में आपका 325 था, 325 था, मतलब 2001 की तुलना में 57 की वृद्धि हुई है। मैक्सिमम जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, इसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे हरियाणा आता है। तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, पूछा गया प्रश्न है कि जनसंख्या में चौथे नंबर पे और जनघनत्व में चौथे नंबर पे कौन सा राज्य है? सॉरी, जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे और जनघनत्व पे चौथे नंबर पे कौन सा राज्य रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। आप
क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चौथे पे है, और जनघनत्व के मामले में भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चौथे पे आता है। वहीं मिनिमम जनघनत्व की बात करते हैं तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे मणिपुर, पांचवें पे नागालैंड आता है। संघ राज्य क्षेत्रों में देखेंगे तो सर्वाधिक आपका जनघनत्व कहाँ पे है? नंबर 1 पे दिल्ली है, नंबर 1 पे दिल्ली, दूसरे पे चंडीगढ़, तीसरे पे पुडुचेरी आता है। और न्यूनतम में सबसे कम जो आपका जनघनत्व हो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देखिए सभी राज्यों और यूटी जो संसदीय प्रदेश हैं क्षेत्रों में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यदि आप राज्यों और संसदीय प्रदेश सबको मिला लेंगे तो दिल्ली का जनघनत्व सर्वाधिक है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है, तथा महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय की है, तथा नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर दमन एवं दीव की रही है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय में है, तथा नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक दस की वृद्धि दर दमन एवं दीव में है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 पे 943 महिलाएं, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात है। जबकि 2001 में कितना था? 933, 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं थी, मतलब 10 की वृद्धि हुई है। शहरी लिंगानुपात जो है 929 है, ग्रामीण 949 है। अब लिंगानुपात के मामले में मैक्सिमम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से? तो नंबर 1 पे आपका केरल आता है, नंबर 1 पे केरल 1084, दूसरे पे आपका तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे मणिपुर, पांचवें पे छत्तीसगढ़। अब मिनिमम में चलते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य में हरियाणा नंबर 1 पर आता है। सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर है 889, 879। दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे पंजाब और पांचवें पे उत्तर प्रदेश आता है। लिंगानुपात के मामले में न्यूनतम लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश पांचवें पे है। वहीं संघ राज्य क्षेत्रों में देखें तो मैक्सिमम लिंगानुपात कहाँ पे? पुडुचेरी में, पुडुचेरी 1037। तो यदि राज्यों और शासित प्रदेशों में देखेंगे तो केरल ही नंबर 1 पे मैक्सिमम लिंगानुपात वाला रहेगा। वहीं मिनिमम कहाँ पे है? दमन दीव में, दमन दीव में है 618। तो अब यदि मिनिमम की बात की जाएगी कि मिनिमम कहाँ पे है संघ शासित प्रदेश और राज्यों में, तो ध्यान रखिएगा दमन दीव में है, हरियाणा से भी कम है यहाँ पे। केरल की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात सबसे अधिक है। यहाँ पे ग्रामीण 1078, नगरीय 1091 है। चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात है 690, ध्यान रखिएगा। और नगरीय क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे? दमन दीव में, दमन दीव में है। 2001 की जनगणना की तुलना में शहरी जनसंख्या के अनुपात में 3.4% तक की वृद्धि हुई है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8%। शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.2%। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता है। यहाँ पे 90% आबादी यहाँ की जो है वो ग्रामीण आबादी है। वहीं दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता है, यहाँ की 97.5% आबादी वो शहरी है। शिशु जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो ये 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं ये कितने हैं 2011 में? इनका जो आंकड़ा है 2011 के सेंसस के अनुसार वो 16.45 करोड़ है, 16.45 करोड़। 2001 की तुलना में 0.07 करोड़ अधिक। आगे चलते हैं, इसमें कुल जनसंख्या का 13.6% परसेंटेज में देखेंगे तो शिशुओं की जनसंख्या जो है 2011 में कुल जनसंख्या 13.6% है, जबकि 2001 में ये 15.9% थे, 15.9%। तो इस प्रकार से 6 वर्ष से ऊपर के लोग कितने हैं? 86.41%। दशकीय वृद्धि कितनी रही है 2001 से 2011 में? 2001 से 2011 में ये 0.4% रही है। देखिए जो वृद्धि दशकीय वृद्धि हुई, जो दशकीय वृद्धि आपकी कितनी हुई 0.07 करोड़, तो ये परसेंटेज में 0.4% है। मैक्सिमम शिशु जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पे बिहार है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे मध्य प्रदेश और पांचवें पे राजस्थान आता है। और न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले राज्यों में नंबर 1 पे सिक्किम आता है, जहाँ पे सबसे कम शिशु जनसंख्या है सिक्किम, दूसरे पे गोवा आता है, तीसरे पे मिजोरम, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश आता है। अब संघीय प्रदेशों में बात करते हैं यूटी की, तो सबसे अधिक बच्चों की जनसंख्या कहाँ पे है? वो दिल्ली में, और मिनिमम कहाँ पे? लक्षद्वीप में है। आगे बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, तो शिशु लिंगानुपात 2011 में 919 रहा है, 2001 में 927 था, मतलब 8 अंकों की गिरावट हुई है। शिशु लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है 2011 में।
2011 का शिशु लिंगानुपात 1961 के बाद सर्वाधिक न्यूनतम रहा है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। यहाँ पर ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 923 रहा है 2011 में, और शहरी में 905 रहा है। तो ग्रामीण में 11 अंकों की कमी हुई है और शहरी में 1 अंकों की कमी हुई है 2001 के कंपेयर में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों में नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश आता है, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे छत्तीसगढ़ और पांचवें पे केरल आता है। शिशु लिंगानुपात के मामले में केरल 5वें नंबर पे है, ऐसे लिंगानुपात के मामले में केरल पहले नंबर पे है। न्यूनतम कहाँ पे शिशु लिंगानुपात? तो हरियाणा आपका नंबर 1 पर है, सबसे न्यूनतम हरियाणा में। नॉर्मल आप लिंगानुपात की बात करें तब भी हरियाणा आपका आ जाता है, और बच्चों में भी देखेंगे तब भी हरियाणा आपका आ जाता है। दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर है, चौथे पे राजस्थान, पांचवें पे गुजरात और उत्तराखंड आते हैं। तो गुजरात और उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात है सेम है 890। संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अंडमान निकोबार में है, 968 है, ठीक है। और वहीं मिनिमम कहाँ पे है? दिल्ली में 871। साक्षरता की बात कर लेते हैं। साक्षरता जो है 7 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वो साक्षरता के उसमें पैमाने में वो लोग आते हैं, शामिल किए जाते हैं कैटेगरी में। तो 73% जो है साक्षरता है 2011 में। 2001 में कितना था? 64.8%, मतलब 8.2% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 67.8%, 67.8%, और शहरी है 84.1%, 84.1%। अब आगे चलते हैं। मैक्सिमम साक्षरता वाले राज्य, अधिकतम साक्षरता वाले जो राज्य हैं, तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है? केरल में नंबर 1 पर आ जाएगा 94%, दूसरे पे मिजोरम आ जाएगा, तीसरे पे गोवा आ जाएगा, चौथे पे त्रिपुरा, पांचवें पे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। और न्यूनतम में बात करेंगे तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, 61.8%, 61.8% है, प्रतिशत है नंबर 1 पर न्यूनतम में। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे झारखंड, पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। संघ शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है? लक्षद्वीप में 91.8%, यहाँ केरल ज़्यादा नहीं, केरल में 94% है। तो लक्षद्वीप में 91.8% है। वहीं दादरा नगर हवेली में सबसे कम है संघ शासित प्रदेशों में, 76.2%। वहीं पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.9, 80.9%, और पुरुषों की साक्षरता ग्रामीण स्तर पर देखें तो 77.2% है, और शहरी स्तर पर 88.8% है। और पुरुष साक्षरता में मैक्सिमम पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे केरल आता है, दूसरे पे मिजोरम आता है, तीसरे पे गोवा आता है, चौथे पे त्रिपुरा, पांचवें पे हिमाचल प्रदेश आता है। ये पुरुष साक्षरता की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पुरुष साक्षरता की बात है। और मिनिमम में देखेंगे, मिनिमम में आपका बिहार, नॉर्मल में बिहार सबसे मिनिमम है, यहाँ पे भी पुरुष साक्षरता में भी। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे मेघालय, पांचवें पे झारखंड आता है। आगे चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में देखें तो सबसे कम जो पुरुष साक्षरता है वो लक्षद्वीप में है। नॉर्मल में भी देखेंगे, मतलब पुरुष और महिला दोनों को मिला के देखें तब भी लक्षद्वीप आपका मैक्सिमम वाला है, और मिनिमम वाला दादरा नगर हवेली है, और नॉर्मल में वे में भी देखेंगे तो दादरा नगर हवेली है। तो पुरुष साक्षरता सबसे अधिक लक्षद्वीप में और सबसे कम दादरा नगर हवेली में। महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं तो महिला साक्षरता कितनी है? 64.6%। वृद्धि कितनी हुई 2001 के रिस्पेक्ट में? तो 10.9, 10.9% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण स्तर पर महिला साक्षरता कितनी है? 57.9, और शहरी स्तर पर 79.1% है। अब महिला साक्षरता के मामले में सर्वाधिक महिला साक्षर राज्य कौन सा? नंबर 1 पे आपका केरल आता है, पुरुष में भी केरल ही है, महिला में भी केरल नंबर 1 पर है, 92.1% यहाँ पर है। दूसरे पे मिजोरम आता है, तीसरे पे गोवा आता है। पहले पे केरल, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा, चौथे पे त्रिपुरा और पांचवें पे नागालैंड। तो देखिए पुरुष साक्षरता वाला भी जब आप देखेंगे, पुरुष साक्षरता का यहाँ पे ये केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश ये अलग हो जाता है। पुरुष वाले में 5वें पे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, परंतु महिला वाले में 5वें नंबर पे आपका नागालैंड आ जाता है, बाकी सेम है। मिनिमम की बात कर लेते हैं महिला साक्षरता के सेंस में, तो सबसे कम बिहार में है, फिर दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे झारखंड है, चौथे पे जम्मू कश्मीर और पांचवें पे उत्तर प्रदेश है। जबकि पुरुष वाले में देखें तो बिहार तो सबसे कम है, परंतु दूसरे नंबर पे वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है न्यूनतम में, तीसरे पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, चौथे पे मेघालय आ जाता है, पांचवें पे झारखंड आ जाता है। अब बात करते हैं संघ शासित संघीय प्रदेशों में, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे? लक्षद्वीप में, और पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक कहाँ पे? लक्षद्वीप में भी।
मिनिमम कहाँ पे, दादरा नगर हवेली में। पुरुषों में भी दादरा नगर हवेली में मिनिमम ही है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है तथा नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या महाराष्ट्र में है। अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या का 16.6% जो है वो अनुसूचित जाति है, जबकि 2001 में 16.2% था। लिंगानुपात इनका कितना है अनुसूचित जाति का, 945, जबकि नॉर्मल कितना है, 943 है। मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी कहाँ पे है अनुसूचित जाति की, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पॉपुलेशन यहाँ पर, नंबर 1 पे, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार है, चौथे पे तमिलनाडु है, पाँचवें पे आंध्र प्रदेश है। अब मिनिमम पॉपुलेशन अनुसूचित जाति की कहाँ पे है, तो सबसे कम कहाँ पे है, मिजोरम। नंबर 1 पे मिजोरम आता है, दूसरे पे मेघालय, तीसरे पे गोवा, चौथे पे सिक्किम, पाँचवें पे मणिपुर। तो सबसे कम आपके अनुसूचित जात मिजोरम में है, ठीक है, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। संघीय प्रदेशों में सबसे अधिक अनुसूचित जाति दिल्ली में है, जनसंख्या के हिसाब से। और यदि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो चंडीगढ़ में है। मैक्सिमम जो है जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली में, और परसेंटेज के हिसाब से चंडीगढ़ में है। परसेंटेज में एससी को देखें, देखिए मैक्सिमम परसेंटेज में सर्वाधिक एससी कहाँ पे है, तो प्रतिशत की जनसंख्या के रूप में तो उत्तर प्रदेश है, परंतु परसेंटेज में आप एससी को देखेंगे तो पंजाब में सर्वाधिक है। सब यहाँ की पॉपुलेशन सर्वाधिक परसेंटेज जो है पंजाब में एससी है। हिमाचल प्रदेश दूसरे पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे, उत्तर प्रदेश चौथे पे, हरियाणा पाँचवें पे। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले पे जाता है, परंतु परसेंटेज में उत्तर प्रदेश चौथे पे चला जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोई एससी नहीं है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन 5 जगहों पर कोई एससी नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एससी की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है। अनुसूचित जाति एसटी की बात कर लेते हैं, तो ये टोटल आबादी का 8.6% है। 8.6%, 2001 की कंपेयर में 0.4% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर उड़ीसा, चौथे पर राजस्थान, पाँचवें पर गुजरात है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो गोवा में, सबसे कम गोवा में है, दूसरे पे सिक्किम है, तीसरे पे उत्तराखंड, चौथे पे हिमाचल प्रदेश और पाँचवें पे केरल आता है। अब परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो सबसे अधिक परसेंटेज के रूप में एसटी आबादी कहाँ पर है, तो ये आपका मिजोरम में है नंबर 1, दूसरे पे नागालैंड, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश, पाँचवें पे मणिपुर। संघीय क्षेत्रों में बात करें तो दादरा नगर हवेली में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ संघीय क्षेत्रों में, परंतु परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे अधिक आपकी अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है, लक्षद्वीप में 94.8%। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इन 5 जगहों पे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा था, एक सेकेंड, यहाँ कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इन 5 जगहों पे कोई एससी नहीं है। उसी प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। एसटी की न्यूनतम जनसंख्या, मतलब अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, दमन दीव। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों मिला के देखेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है, दमन दीव में। और एसटी की न्यूनतम जनसंख्या परसेंटेज वाला राज्य कौन सा है राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में, तो वो है उत्तर प्रदेश एसटी की। अब नगरीकरण पे चलते हैं। नगरीकरण की बात कर लेते हैं, तो देखिए नगरीय जनसंख्या, एक सेकंड, नगरीय जनसंख्या कितनी है, 31.2% है, ठीक है। और वहीं ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 68.8%, जबकि 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% था और ग्रामीण 72.2% था। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों में देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे आता है, तमिलनाडु तीसरे पे आता है, पश्चिम बंगाल चौथे पे, आंध्र प्रदेश पाँचवें पे। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में आपका सिक्किम नंबर 1 पे, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे नागालैंड, चौथे पे मिजोरम, पाँचवें पे मेघालय आता है। संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली में है और सबसे कम लक्षद्वीप में है।
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे महाराष्ट्र, पांचवें पे आंध्र प्रदेश। वहीं निम्नतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। निम्नतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आप देखेंगे तो सिक्किम है। यहाँ देखिए निम्नतम सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य भी सिक्किम ही है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों की जनसंख्या के हिसाब से निम्नतम कौन सा है? सिक्किम है नंबर 1 पर। दूसरे पे आपका मिजोरम आता है, तीसरे पे गोवा आता है, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश आता है, पांचवें पे नागालैंड आता है। संघ राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? दिल्ली में। और मिनिमम कहाँ पे? लक्षद्वीप में। अब परसेंटेज के रूप में नगरीय जनसंख्या देखें, मैक्सिमम परसेंटेज के रूप में नगरीय जनसंख्या वाला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा? दिल्ली है नंबर 1 पे, दूसरे पे चंडीगढ़, तीसरे पे लक्षद्वीप, चौथे पे दमन दीव है। और वहीं मिनिमम परसेंटेज के रूप में नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अब बात करते हैं सर्वाधिक नगरीकरण, मतलब न्यूनतम ग्रामीण। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे होगा? जहाँ पे ग्रामीण आबादी न्यूनतम होगी। तो सर्वाधिक नगरीकरण परसेंटेज वाले राज्य प्रतिशत के रूप में, यहाँ जनसंख्या के रूप में नहीं प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य परसेंटेज में आपका गोवा है नंबर 1 पे, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे केरल है, पांचवें पे महाराष्ट्र है। और न्यूनतम नगरीकरण मतलब जहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या होगी परसेंटेज के रूप में न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले राज्य में से हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे आता है, दूसरे पे बिहार आता है, तीसरे पे असम आता है, चौथे पे उड़ीसा, पांचवें पे मेघालय आता है। हिमाचल प्रदेश की केवल 10% आबादी ही नगरीकृत है, बाकी 90% ग्रामीण है। भारत में जनसंख्या का संक्रमण काल, अब भारत में जनसंख्या के संक्रमण काल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपके इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? देखिए यहाँ पे इसकी आपको 4 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। इन चारों अवस्थाओं को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इससे प्रश्न बनता है। तो प्रथम अवस्था जो है वो 1901 से 1921 तक का है। 1901 से 21 तक इसमें क्या है? देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि होती है, धीमी गति से वृद्धि होती है। कारण क्या था? उच्च जन्म दर उच्च था, इसके साथ साथ विद्यमान उच्च मृत्यु दर, लोग ज़्यादा पैदा भी हो रहे थे और ज़्यादा मर भी रहे थे। देश में भीषण अकाल व महामारी के चलते जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर की प्रवृत्ति है। अकाल भी थी, महामारी थी और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। अब द्वितीय अवस्था क्या है? 1921 से 1951 आज़ादी तक देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी, ये लगातार बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसका कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण था अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण से हुई मृत्यु दर में कमी थी। इससे मृत्यु दर तो घटी किंतु जन्म दर में कोई कमी नहीं हुई। तो इससे क्या हुआ? लोग ज़्यादा पैदा हो रहे थे, मर कम रहे थे, तो जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडेड ईयर के नाम से जाना जाता है। इस पर प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसको महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो 1921 को कहते हैं। तृतीय अवस्था 1951 से 81 तक आती है। 1951 से 81 देश की जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से यहाँ पर वृद्धि होती है। कारण इस अवधि में मृत्यु दर का लगातार घटते जाना तथा जन्म दर में लगभग स्थिरता की स्थिति का बने रहना, कि जन्म दर स्थिर हो गई थी एक तरीके से, परंतु मृत्यु दर लगातार घट रही थी। वहीं चौथी अवस्था थी 1981 से 2011 तक। देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई किंतु वृद्धि दर में गिरावट का रुख जारी रहा। कारण लोगों में छोटे परिवार की अवधारणा के बलवती होने से जन्म दर में आई मामूली गिरावट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जनगणना के संबंध में बहुत सारे एस्पेक्ट को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।